Hello, Concrete family. So here I am Lara Fatima. I hope you are doing well. So as you all know, यहाँ पर हम कर रहे थे फर्स्ट ईयर बीकॉम सेमेस्टर फर्स्ट का अकाउंट्स एंड आज का टॉपिक है हमारा कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो देखो, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स भी होते हैं एंड कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीट्स भी होती हैं। सो आज की वीडियो में हम एक्सपेंडिचर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। द नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रिसीट्स के बारे में कि कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती हैं। सो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं कि आज की वीडियो में हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, वो देख लेते हैं। First one is introduction, then characteristic for capital or revenue and expenditure, capital expenditure, revenue expenditure, distinction between capital expenditure and revenue expenditure, and the last one is deferred revenue expenditure. So ये सारे टॉपिक्स हैं जो हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। So चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एंड देखते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन। ठीक है, सो फर्स्ट इंट्रोडक्शन हम देखेंगे। फाइनल अकाउंट्स पेपर एट द एंड ऑफ द ईयर कंसिस्ट इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। दीज आर प्रिपेयर फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस। देखो, बहुत बेसिक सी चीज है ये कि फाइनल अकाउंट्स जो भी बनते हैं किसी भी बिजनेस फर्म के, वो एट द एंड ऑफ ईयर बनते हैं। अब एंड ऑफ ईयर क्या होगा, कहीं कहीं क्या होता है 1 जनवरी टू 31 दिसंबर होता है और कहीं पर 1 अप्रैल टू 31 मार्च होता है। सो जिस टाइम पे एंड होगा ईयर जाके वहां पर फाइनल अकाउंट्स बनते हैं। सो फाइनल अकाउंट्स में क्या होगा, इनकम स्टेटमेंट आ जाएगा एंड बैलेंस शीट आ जाएगी। ठीक है, बट ये इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट बनाते कैसे हैं, ये हम प्रिपेयर करते हैं ट्रायल बैलेंस से। ठीक है, डेबिट बैलेंस शोन ट्रायल बैलेंस रिप्रेजेंट ईदर रेवेन्यू एक्सपेंसेस और कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, क्रेडिट बैलेंस ईदर रेवेन्यू इनकम और कैपिटल रिसीट्स। यहाँ पर क्या बोला है कि जो हमारा ट्रायल बैलेंस होता है उसमें 2 साइड होती है। ठीक है, डेबिट क्रेडिट। अब डेबिट बैलेंस जब आएगा तो वो क्या चीज शो करेगा कि यहाँ पर रेवेन्यू एक्सपेंस या कैपिटल एक्सपेंडिचर का बैलेंस है। ठीक है, बट क्रेडिट बैलेंस आएगा सो इट मींस ये रेवेन्यू इनकम्स का या फिर कैपिटल रिसीट का बैलेंस निकल के आया है। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट है ऑल द रेवेन्यू एंड एक्सपेंस गेन इनकम आर ट्रांसफर टू द इनकम स्टेटमेंट। अब देखो, जो भी हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस में क्या करते हैं, एक्सपेंसेस लिखते हैं सारे एंड गेन्स और इनकम जो भी होती है वो लिखते हैं। ठीक है, सो वो सारी चीजें ट्रांसफर होती है इनकम स्टेटमेंट में। क्लियर है? देन नेक्स्ट है कैपिटल एक्सपेंडिचर रिप्रेजेंट एसेट शोन ऑन एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। अब देखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं, जो बैलेंस शीट में एसेट साइड एसेट्स लिखे हुए होते हैं सारे। ठीक है, एंड क्रेडिट बैलेंस रिप्रेजेंट ईदर गेन्स और कैपिटल रिसीट, वेरियस गेन्स शोन इन इनकम स्टेटमेंट एंड कैपिटल रिसीट शोन इन लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। क्रेडिट बैलेंस क्या शो करता है, जो भी गेन और कैपिटल रिसीट होती है जो इनकम स्टेटमेंट में होती है और जो भी कैपिटल रिसीट है जो लायबिलिटी साइड बैलेंस शीट में होती है। ठीक है, सो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन एंड देन नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स जो है यहाँ पर कैपिटल और रेवेन्यू दोनों की कही गई है। ठीक है, कि कैपिटल में क्या होगा एंड रेवेन्यू में क्या होगा, वो दोनों चीजें हम देखेंगे अलग अलग। फॉर डिसाइडिंग वेदर इट इज कैपिटल और रेवेन्यू फॉलोइंग फीचर शुड बी टेस्टेड। मतलब आपको ये जानने से पहले कि ये भाई कैपिटल है या रेवेन्यू है तो उसका क्या करना पड़ेगा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक जाननी पड़ेंगी, उसकी फीचर्स को टेस्ट करना पड़ेगा। अब वो फीचर्स कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। सो फर्स्ट है बिजनेस एक्टिविटी या फिर नेचर। बिजनेस एक्टिविटी का यहाँ पर क्या मतलब है कि कैपिटल में कौन सी होगी और रेवेन्यू में कौन सी होगी। बिजनेस एक्टिविटी का मतलब जो डे टू डे एक्टिविटीज होती हैं। ठीक है, डे टू डे जो एक्टिविटीज होती है वो हमारी आ जाएंगी रेवेन्यू में। ठीक है, रेवेन्यू में आ जाएंगी। अब जो लॉन्ग टर्म वाली होती है वो किस में आएंगी, कैपिटल में आ जाएंगी। ठीक है, डे टू डे वाली जैसे गुड्स प्रोड्यूस होना, सेल करना, परचेज करना, ठीक है, ये चीज जो होती है रेवेन्यू में आ जाती है। एंड जो मतलब बहुत लॉन्ग टर्म के जैसे शेयर्स एंड डिबेंचर्स सेल परचेज करना, वो कैपिटल में आ जाएगा। क्लियर है? देन नेक्स्ट है लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स। अब देखो, कैपिटल और रेवेन्यू कौन सा है, किसमें शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स होते हैं, किसमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट होती है। सो जो हमारा कैपिटल होता है, ठीक है, कैपिटल में क्या होता है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स होते हैं। कैपिटल जो होती है वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है। ठीक है, सो कैपिटल जो भी एक्सपेंडिचर है वो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं एंड जो भी रेवेन्यू है वो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। ठीक है, अब इसमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में हम कहें तो पीरियड कितना आ जाएगा। सो शॉर्ट टर्म की अगर बात करें देन शॉर्ट टर्म में यहाँ पर 1 ईयर हो जाता है। ठीक है, 1 ईयर के अंदर अंदर जो सारी चीजें होती है वो रेवेन्यू हो जाएंगी, जैसे सेल परचेज, अभी हमने एग्जाम्पल लिया, डे टू डे एक्टिविटीज जो होती है वो सारी हमारी रेवेन्यू में आ जाएंगी। बट कैपिटल जो है वो हमारा लॉन्ग टर्म बेनिफिट है। लॉन्ग टर्म बेनिफिट मीन्स 10 साल 15 साल। ठीक है, जो भी शेयर्स एंड डिबेंचर्स का होता है 10 साल 15 साल, इस तरीके से जो लॉन्ग टर्म है उसमें हम मान लेते हैं 10 ईयर्स। ठीक है, एंड जो रेवेन्यू है उसका टाइम पीरियड 1 ईयर्स। ठीक है,
देन थर्ड है रिकवरेबल। रिकवरेबल का मतलब कि रिकवर कब होगा, एक्सपेंडिचर जो है वो कब रिकवर होगा। सो सेम है, कैपिटल जो है जो लॉन्ग टर्म में रिकवर हो वो कैपिटल हो जाएगा, एंड जो शॉर्ट टर्म में रिकवर हो वो रेवेन्यू हो जाएगा। रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग, रिकरिंग का मतलब जो बार बार हो, नॉन रिकरिंग का मतलब जो सिर्फ एक बार हो, ठीक है। सो यहाँ पर अगर हम देखें सो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, 10 साल में एक बार हो रहे हैं, बट रेवेन्यू जो है वो डे टू डे हो रहे हैं, ठीक है, सेल परचेज ये सारी चीजें हो रही है, तो वो कैसी है, नॉन रिकरिंग है, ठीक है। सो यहाँ पर रिकरिंग का मतलब जो बार बार हो रही है, सो ये आ जाएगा रिकरिंग। रेवेन्यू जो होता है वो हमारा रिकरिंग होता है, एंड कैपिटल जो होता है वो नॉन रिकरिंग होता है, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट है इफेक्ट ऑन फंड्स एंड प्रॉफिट। फंड्स और प्रॉफिट पर इसका क्या इफेक्ट होता है। सो देखो जो हमारे कैपिटल हैं उनका क्या होता है, जो भी रेवेन्यू रिसीट्स होती है, रेवेन्यू पेमेंट होते हैं, वो अफेक्ट करते हैं प्रॉफिट को, कैपिटल रिसीट में, और फंड को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। कैपिटल फंड जो होते हैं वो एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करते हैं एसेट्स में, ठीक। देन नेक्स्ट है ट्रीटमेंट इन फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स में कैसे होगा, देखो जो भी सारे रेवेन्यू है वो कहाँ आएंगे, इनकम स्टेटमेंट में, ठीक है। अभी हमने पढ़ा, एक था इनकम स्टेटमेंट हमारे फाइनल अकाउंट्स में, एंड एक बैलेंस शीट, ठीक है। तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं वो बैलेंस शीट में आते हैं, एंड जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं वो इनकम स्टेटमेंट में आते हैं, क्लियर है। इनकम स्टेटमेंट में जो आएंगे वो रेवेन्यू, एंड बैलेंस शीट में जो आएंगे वो कैपिटल, ठीक है। सो फाइनल अकाउंट्स में किस तरीके से ट्रीट करते हैं, रेवेन्यू को लिखते हैं हम इनकम स्टेटमेंट में, एंड जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं उनको बैलेंस शीट में। देन नेक्स्ट है मेटरलिटी ऑफ अमाउंट। मेटरलिटी ऑफ अमाउंट का मतलब यहाँ पर ये है कि कितना अमाउंट होता है। तो रेवेन्यू की अगर हम बात करें, देन रेवेन्यू में क्या होता है, जो मेटरलिटी ऑफ अमाउंट होती है वो कम होती है, ठीक है, क्योंकि ये कम पीरियड के लिए किया गया है, तो रेवेन्यू में कम होगी, एंड कैपिटल में बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट होता है, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट है ट्रीटमेंट बाय अदर पार्टीज। अदर पार्टीज जो होती है उनके द्वारा कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है। सो जो रेवेन्यू रिसीट या फिर पेमेंट हम कह सकते हैं होती है वो इनकम स्टेटमेंट में आती है, और कैपिटल जो होती है वो बैलेंस शीट में आती है, ठीक है। सो यही चीज हो जाएगी ट्रीटमेंट बाय अदर पार्टी। सो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक हैं जिसमें आपको कैपिटल और रेवेन्यू में डिफरेंस पता चल जाएगा कि किस तरीके से हम पहचान सकते हैं कैपिटल को और किस तरीके से पहचान सकते हैं रेवेन्यू को, ठीक है। मतलब कि आपको कोई एग्जांपल दिया जाए उससे आप क्या समझोगे कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। जैसे मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल देती हूँ, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ये हमारी डे टू डे एक्टिविटी हो गई, ठीक है, क्योंकि हम जो भी बिजनेस फॉर्म होगी वो क्या करेगी, रॉ मटेरियल परचेज करेगी, प्रोडक्शन करेगी, उसको सेल करेगी, ये तो हमेशा का काम है, ये तो चलता रहेगा रोज, ठीक है। सो यहाँ पर ये जो एक्सपेंडिचर है ये कौन सा एक्सपेंडिचर होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है। अगर किसी कंपनी ने जो है कोई शेयर से रिलेटेड या डिबेंचर से रिलेटेड कुछ किया है, शेयर इशू किए हैं, डिबेंचर इशू किए, देन वो सारी चीजें लॉन्ग टर्म होती हैं तो वो हमारी कैपिटल में आ जाएगी, ठीक है। या फिर हम कहें कि मशीनरी परचेज की है, ठीक है, मशीनरी परचेज, अब ऐसा तो नहीं है कि रोज मशीनरी परचेज करोगे, कैपिटल का मतलब जो लॉन्ग टाइम के लिए हो और जिसमें बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट लग रहा है, ठीक है। सो मशीनरी परचेज की है वो हमारा किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर का, क्लियर सारी चीजें। देन देख लेते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट। सो नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपेंडिचर। सो देखो एक्सपेंडिचर यहाँ पर समझना जरूरी है क्योंकि हम रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर समझ रहे हैं, तो पहले एक्सपेंडिचर का मीनिंग समझना है, देन उसके बाद देखेंगे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। सो एक्सपेंडिचर का मतलब यहाँ पर क्या, एक्सपेंडिचर मीन्स इनकरिंग अ लायबिलिटी और डिस्बर्समेंट ऑफ कैश और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी फॉर द पर्पज ऑफ ऑब्टेनिंग गुड्स, सर्विसेज और एसेट्स। यहाँ पर क्या बोला है कि एक्सपेंडिचर क्या होता है, हम एक्सपेंडिचर उसको कह सकते हैं जो इनकर करे एक लायबिलिटी को, ठीक है, जिसमें कैश का डिस्बर्समेंट होता है। डिस्बर्समेंट मींस कि फर्म के पास से कैश जा रहा है, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होती है, किस लिए, इसका पर्पस क्या होता है कि गुड्स को ऑब्टेन करना। सो यहाँ पर क्या बोला, एक्सपेंडिचर क्या है, एक्सपेंडिचर मतलब है कि लायबिलिटी इनकर करना और डिस्बर्समेंट ऑफ कैश। डिस्बर्समेंट ऑफ कैश का मतलब यहाँ पर ये कि कैश जाएगा, ठीक है, या फिर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी किस पर्पज से, गुड्स ऑब्टेन करने के लिए, ठीक है, या फिर कोई सर्विस ऑब्टेन करने के लिए या कोई एसेट ऑब्टेन करने के लिए, ठीक है। एक्सपेंडिचर डज नॉट ओनली इन्वॉल्व आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज बट ऑल्सो गिविंग राइज टू द लायबिलिटी और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। यहाँ पर बोला है कि हम एक्सपेंडिचर को सिर्फ ये नहीं बोल सकते कि एक्सपेंडिचर का मतलब है रिसोर्सेज का आउटफ्लो होना, बट ये क्या करता है, लायबिलिटी को भी राइज करता है, लायबिलिटी भी बनती है वहां से, एंड ट्रांसफर होता है किसी भी प्रॉपर्टी का। सच एक्सपेंस में
भी कैपिटल और रेवेन्यू ऐसे एक्सपेंस हम कह सकते हैं कि कैपिटल भी हो सकते हैं और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी हो सकते हैं, डिपेंड आप बेनिफिट दैट फर्म गेट, दैट इज शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। जो अभी हमने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी है कि ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैपिटल होगा या रेवेन्यू होगा, वो उसके टाइम पीरियड पर डिपेंड करता है, ठीक है, कि उसका बेनिफिट जो है वो कितने टाइम के लिए मिल रहा है। शॉर्ट टाइम के लिए मिल रहा है देन कौन सा होगा, रेवेन्यू। लॉन्ग टाइम के लिए मिल रहा है तो क्या होगा, कैपिटल। क्लियर है? एंड एन एक्सपेंडिचर वेदर इट इज कैपिटल और रेवेन्यू इज डिपेंडेंट ऑन वेरियस फैक्टर्स सच एज, देखो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। वो सारे फैक्टर्स कौन से थे, अभी हमने कैरेक्टरिस्टिक में भी पढ़े। सो वो है बेनिफिट ऑफ एक्सपेंडिचर। बेनिफिट ऑफ एक्सपेंडिचर का मतलब यहाँ पर ये है कि लॉन्ग है या फिर शॉर्ट है, ठीक है। अब लॉन्ग होगा तो कौन सा होगा, कैपिटल हो जाएगा, शॉर्ट होगा तो कौन सा होगा, रेवेन्यू हो जाएगा, ठीक है। एंड रिकरिंग है नेचर में या फिर नॉन रिकरिंग नेचर का है, तो रिकरिंग होगा तो कौन सा होगा, रेवेन्यू हो जाएगा, नॉन रिकरिंग होगा तो कैपिटल हो जाएगा। एंड देन नेक्स्ट है डिक्रीज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और इंक्रीज अर्निंग कैपेसिटी। अब हम ये देखेंगे कि जो खर्चा उस पर किया जा रहा है वो उसकी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा रहा है या नहीं बढ़ा रहा है, या फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को डिक्रीज कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो वो हम देखेंगे कि रेवेन्यू है या फिर कैपिटल है। अब जैसे मान लो कि अगर हमने खर्चा किया, कोई मशीनरी है, ठीक है, मशीनरी है, अब मशीनरी जो थी वो मतलब सही प्रोडक्शन कर रही है, ठीक है, उसको अब और अर्निंग कैपेसिटी को और बढ़ाने के लिए, प्रोडक्शन को और बढ़ाने के लिए उसकी रिपेयर करवाई गई अच्छे से, ठीक है। एंड अब क्या हुआ, वो और ज्यादा बेटर हो गई, ठीक है, किस लिए कराया गया, रेवेन्यू के लिए, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है कि अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है या फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज हो रहा है, सो वो उस हिसाब से देखेंगे कि हमारा रेवेन्यू है या कैपिटल है। द नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब देखो एक्सपेंडिचर तो समझ में आ गया, एक्सपेंडिचर हम कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में कि जो भी बिजनेस फर्म है वो जो खर्चा करती है, ठीक है, अब वो खर्चा किस लिए कर रही है, कहां कर रही है, उससे हम डिसाइड करते हैं कि वो कैपिटल है या फिर रेवेन्यू है, ठीक है। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर देख लेते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर मींस एक्सपेंडिचर कैरिंग प्रोबेबल फ्यूचर बेनिफिट। फ्यूचर बेनिफिट मींस कि ये लॉन्ग टर्म के लिए है, ठीक है। कैपिटल से ही आपको समझ जाना है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए है, ठीक है। तो जो भी एक्सपेंडिचर होते हैं जो फ्यूचर बेनिफिट के लिए हो, आगे आने वाले टाइम में जिसका बेनिफिट मिलेगा, उसको हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। एरिक कोलर यहाँ पर आपको डेफिनेशन गिवन है एरिक कोलर की। एक्सपेंडिचर क्या है, एक्सपेंडिचर इंटेंडेड टू बेनिफिट फ्यूचर पीरियड्स एन एडिशन टू फिक्स्ड एसेट, एडिशन टू फिक्स्ड एसेट, ठीक है। The term is generally restricted to expenditure that add to fixed asset unit or those have effect of increasing earning capacity, efficiency, lifespan और economy of an existing asset। यहाँ पर क्या बोला है कि एक्सपेंडिचर को क्या बोला गया है कि उसका बेनिफिट जो है वो हमें फ्यूचर पीरियड में होगा, ठीक है, लॉन्ग पीरियड में जाके कहीं उसका बेनिफिट मिलेगा। एंड एडिशन टू फिक्स्ड एसेट, और इसका जो एडिशन है वो एड जो है वो किस में होगा, फिक्स्ड एसेट में होगा। द टर्म इज जनरली रेस्ट्रिक्टेड, ये टर्म जो है ये रेस्ट्रिक्ट करती है कि एक्सपेंडिचर जो भी हमारा खर्चा है उसमें वो जो फिक्स्ड एसेट में वो यूनिट्स जो ऐड हो रही हैं, जैसे इसका इफेक्ट किस पे होगा, जो अर्निंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज होगी, इफिशिएंसी बढ़ेगी, मतलब काम अच्छे से होगा, लाइफ स्पैन जो है इकोनॉमी का, जो भी एग्जिस्टिंग एसेट्स हैं कंपनी में उसकी लाइफ स्पैन जो है, उसकी लाइफ जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है, लाइफ पीरियड जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर क्या बोला है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारे वो सारे एक्सपेंडिचर होंगे जो उसका हमें बेनिफिट फ्यूचर पीरियड में मिले, और वो सारी चीजें जो हमारे फिक्स्ड एसेट में ऐड हो जाएंगी, ठीक है। सो यहाँ पर है फर्स्ट है एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट। अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर हम किसको बोल सकते हैं, तो जो भी फिक्स्ड एसेट होते हैं उनको एक्वायर करना, परचेज करना, वो हमारा किस में आ जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में आ जाता है। जैसे मान लो कोई मशीनरी है, ठीक है, मशीनरी हमारी फिक्स्ड एसेट है, मशीनरी परचेज करी बिजनेस फर्म ने, ठीक है, सो वो किस में आएगा, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। The next है एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन कनेक्शन टू एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट। अब देखो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, उस चीज को समझना, सेम नहीं है बिल्कुल। ये फर्स्ट क्या है कि जो भी फिक्स्ड एसेट है उसको एक्वायर करने में जो एक्सपेंडिचर हुआ है, ठीक है। सेकंड है कि उसके कनेक्शन में जो एक्विजिशन करने के कनेक्शन में जो एक्सपेंडिचर हुआ है उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। जैसे यहाँ पर एग्जांपल के साथ समझते हैं कि फर्स्ट है हमारा कि मशीनरी परचेज की। अब मान लो मशीनरी जो है वो 1 लाख की थी, ठीक है। सो यहाँ पर 1 लाख जो आएगा वो क्या हुआ, वो हमारा ये एक्सपेंडिचर हो गया कि जो भी मशीनरी परचेज की है उससे जो एक्सपेंडिचर हुआ है वो हमारा 1 लाख का है।
उस मशीनरी को इंस्टॉल करने में 20,000 रुपए खर्च हो गए, ठीक है। 20,000 रुपए उसको इंस्टॉल करने में जो खर्च हुए, तो वो क्या है, वो एक्सपेंडिचर उस फिक्स्ड एसेट के कनेक्शन में हुआ। मशीनरी परचेज की, अगर मशीनरी परचेज नहीं करते तो ये इंस्टॉलेशन वाले खर्चे होते नहीं होते ना। तो यहाँ पर ये जो खर्चे हुए, ये वाला जो खर्चा हुआ कि उसको इंस्टॉल करने में जो खर्चा हुआ, अब वो किसी भी चीज में हो सकता है, ठीक है। अब अगर मशीनरी परचेज की है तो उसी से रिलेट करके वो खर्चा हो रहा है ना, तो उसके कनेक्शन में जो फिक्स्ड एसेट हम एक्वायर कर रहे हैं उसके कनेक्शन में जो खर्चा होगा वो भी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर में आ जाएगा, ठीक है। देन थर्ड है एक्सपेंडिचर विच रिजल्ट इन इंक्रीज अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस। जो एक्सपेंडिचर ऐसे होते हैं जो बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं, वो हमारे सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर में आ जाएंगे। देन फोर्थ वन इज एक्सपेंडिचर विच डिक्रीज कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन। जो कॉस्ट को कम करें वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आ जाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, परचेज ऑफ एनी फिक्स्ड एसेट फॉर यूज इन बिजनेस। जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया कि मशीनरी, ठीक है, मशीनरी हमने परचेज कर ली फिक्स्ड एसेट के तौर पर, ठीक है। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 जो है कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट इंक्लूड। अब उसमें क्या क्या चीजें आती हैं, देखो फर्स्ट हो जाएगा हमारा कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर जो सेकंड वाला पॉइंट पढ़ा था कि उसके कनेक्शन में जो चीजें आएंगी वो भी सारी आ जाएंगी। तो देखो मतलब जितने की खरीदी 1 लाख की खरीदी वो तो कॉस्ट हो गई उसकी, अब उस पर कस्टम ड्यूटी लगेगी, टैक्सेस लगेंगे, वो सारी चीजें भी उसमें आ जाएंगी। एंड देन फ्राइट पेड फॉर ट्रांसपोर्टेशन टू फैक्ट्री साइड, जो भी फ्राइट पेड किया जाएगा कि उसका ट्रांसपोर्ट हो रहा है फैक्ट्री का, जहां से भी वो खरीदी है तो जहां वो लगना है वहां तक का जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो इसमें आ जाएगा, ठीक है। सो वो सारे हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। क्लियर हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या चीज है। देन नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, बस आपको दोनों में एक बार अच्छे से डिफरेंस समझ लेना है, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर means expenditure incurred for carrying out day-to-day business activities and from which no future benefit expected। देखो दो चीज ध्यान रखनी है, एक तो है डे टू डे एक्टिविटीज। अब बिजनेस फॉर्म में जो भी डे टू डे एक्टिविटीज हो रही है वो सारी हमारी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ जाएंगी, ठीक है। जो भी डे टू डे की एक्टिविटीज करने के लिए खर्चे हो रहे हैं वो सब हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। एंड दूसरी चीज ये होती है कि हमारे जो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं उनका कोई भी फ्यूचर बेनिफिट नहीं होता है, एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि इसका फ्यूचर में कोई बेनिफिट होगा, ठीक है। बट यहाँ पर कैपिटल जो होते हैं उनका हमारे फ्यूचर में बेनिफिट मिलता है। अब यहाँ पर एरिक कोलर की डेफिनेशन गिवन है, एक्सपेंडिचर चार्ज अगेंस्ट ऑपरेशन, अ टर्म यूज्ड टू कॉन्ट्रास्ट विद कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब यहाँ पर क्या बोला है, जो भी ऑपरेशंस हो रहे हैं उसके अगेंस्ट जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो हम कह सकते हैं वो हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। एंड ये टर्म किसके कॉन्ट्रास्ट में यूज की गई है, कैपिटल एक्सपेंडिचर के। मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है वो फ्यूचर के लिए होता है बट हमारा रेवेन्यू फ्यूचर के लिए नहीं होता है। सो ये हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एनी एक्सपेंडिचर विच इज नॉट कैपिटल एक्सपेंडिचर इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बहुत ही सिंपल सी चीज है, यहाँ पर बोली है कि जो भी एक्सपेंडिचर हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है वो सारे क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। देखो वो कहते हैं ना कि भाई आपका घर कहाँ है, वो कहते हैं कि एक रेड कलर की बिल्डिंग है, ठीक है, उसके बराबर में मेरा घर है, ठीक, उसके बराबर मेरा घर है। अब उसने बोला कि रेड कलर की बिल्डिंग कहाँ पर है, उसने बोला रेड कलर की बिल्डिंग मेरे घर के बराबर में, ठीक है। सो वो वाली बात हो जाएगी यहाँ पर कि एक्सपेंडिचर जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएंगे, ठीक। द आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर हैविंग इमीडिएट और शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स लेस देन 12 months आर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो भी आइटम एक्सपेंडिचर होते हैं, जैसे जो भी एक्सपेंडिचर किए जा रहे हैं उसका मतलब एकदम से इमीडिएट उसके बेनिफिट्स मिल जाते हैं विद इन 12 months, देन उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। क्योंकि देखो ये हमारा टाइम स्पेन क्या होता है, इसका 1 year होता है, ठीक है। सो 1 year में हमारे 12 months आ जाएंगे। सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जिनका बेनिफिट 12 months के अंदर अंदर मिल जाए, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे कॉस्ट क्या होती है। कॉस्ट तो आप सब लोगों को पता ही होगा क्या है, कि कोई भी प्रोडक्ट को हमें प्रोड्यूस करने में जो सारी चीजें लगती हैं उससे हम कॉस्ट निकालते हैं। मींस अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन स्पेसिफिक आर्टिकल, प्रोडक्ट और एक्टिविटी। मतलब जो भी खर्चे किसी एक प्रोडक्ट को बनाने में, किसी एक एक्टिविटी को कंप्लीट करने में जो भी खर्चे हुए हैं वो सारे हमारे कॉस्ट होते हैं। दस कॉस्ट में बी द कॉस्ट ऑफ एन एसेट और कॉस्ट ऑफ गुड्स और कॉस्ट ऑफ सर्विसेज। अब देखो कॉस्ट यहाँ पर किसी भी चीज क्या आ जाएगी, एसेट क्या आ जाएगी, गुड्स क्या आ जाएगी, सर्विसेज क्या आ जाएगी, ठीक है। जो भी चीज प्रोड्यूस करते हैं उसको प्रोड्यूस करने में जो खर्चा होता है, जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो सारे हमारे कॉस्ट में आ जाएंगे।
यहाँ पर एक्सपेंसेस गिवन है कॉस्ट रिलेटिंग टू द ऑपरेशन ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड, मतलब जो भी पूरा अकाउंटिंग पीरियड है उसमें जो भी ऑपरेशंस हो रहे हैं उससे जो रिलेटेड एक्सपेंडिचर होते हैं वो कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। अ कॉस्ट रिलेटिंग टू इनकम अर्न ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, मतलब जितनी इनकम हो रही है पूरे अकाउंटिंग ईयर में वो आ जाएगी। अ कॉस्ट हुज बेनिफिट डू नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड द अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड मतलब 1 ईयर है, ठीक है, चाहे वो 1 अप्रैल से हो 31 मार्च तक, चाहे वो 1 जनवरी से हो 31 दिसंबर तक, ठीक है। सो उससे ज्यादा एक्सटेंड नहीं होगा, 1 साल से ज्यादा नहीं बढ़ेगा उसका बेनिफिट, ठीक है। सो रेवेन्यू क्या है आपका, शॉर्ट टाइम के लिए होता है, 1 ईयर के लिए होता है एंड डे टू डे एक्टिविटीज के लिए होता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर में डिफरेंस समझ आ गया होगा, और अगर नहीं आया है देन इस टेबल से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सो देखो यहाँ पर हम देखेंगे कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डिफरेंस, क्या डिफरेंस होता है दोनों में। फर्स्ट है इट्स बेनिफिट एक्सटेंड फॉर मोर देन 1 ईयर, यहाँ पर क्या है मोर देन 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर का मतलब कि यहाँ पर 1 से ज्यादा साल के लिए होता है, मतलब 10 साल 15 साल, ठीक है। एंड रेवेन्यू जो होता है वो कितने का होता है, फॉर करंट अकाउंटिंग ईयर, मतलब जो अकाउंटिंग ईयर चल रहा है सिर्फ उसके लिए, इट मींस 12 मंथ्स, चाहे कोई सा भी ईयर हो 12 मंथ्स ही होंगे उसमें, ठीक है। इट इज इनकर्ड फॉर एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट, जो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं वो क्यों किए जाते हैं, फिक्स्ड एसेट को एक्वायर करने के लिए, उनको परचेज करने के लिए। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, इट इज इनकर्ड फॉर अर्निंग रेवेन्यू, मतलब रेवेन्यू को अर्न करने के लिए किए जाते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देन थर्ड है इट मे बी इनकर्ड टू इम्प्रूव द एग्जिस्टिंग फिक्स्ड एसेट हेल्ड बाय कंसर्न, मतलब जो भी फिक्स्ड एसेट ऑलरेडी बिजनेस फर्म के पास है उसको इंप्रूव करने के लिए, जैसे अभी हमने बोला था कि मशीनरी खरीदी, ठीक है, मशीनरी परचेज की है तो परचेज करना तो हमारा कैपिटल में आ जाएगा, बट अब उसको रिपेयर करवाया, ठीक है, रिपेयर करवाया वो भी हमारा कैपिटल में आएगा, वो आएगा थर्ड पॉइंट में कि उसको इंप्रूव करने के लिए जो खर्चे हुए हैं, ठीक है। इट मेंटेन फिक्स्ड एसेट इन वर्किंग कंडीशन, अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं कि भाई आज का काम जो करना है उसके लिए अगर मशीनरी नहीं चल रही है तो उसको मेंटेन करना, ठीक है, ताकि आज का काम पूरा हो सके, अगर वो खर्चा किया जा रहा है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। इट इंक्रीज रेवेन्यू अर्निंग कैपेसिटी, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं वो क्या करते हैं, रेवेन्यू अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं, बट जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं इट डज नॉट चेंज रेवेन्यू अर्निंग कैपेसिटी, ये रेवेन्यू अर्निंग कैपेसिटी को चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। एंड देन कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है इट बेनिफिट मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर, ये ऑलरेडी शायद हो गया है कि जो मतलब फर्स्ट वाले का और 5th वाले का मीन्स ऑलमोस्ट सेम है, उसमें बोला है कि 1 से ज्यादा साल के लिए इसका बेनिफिट एक्सपेंड होता है, एंड इसमें बोला है कि बेनिफिट जो है वो 1 से ज्यादा साल तक मिलता रहता है, ठीक है। इट बेनिफिट ओनली इन द सेम अकाउंटिंग ईयर, जिसका सेम अकाउंटिंग ईयर में मिलता है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। देन नेक्स्ट है इट डिक्रीज फंड बट बेनिफिट फॉर लॉन्गर पीरियड, फंड को डिक्रीज करता है बट उसका बेनिफिट क्या होता है, लॉन्ग टाइम में जाके मिलता है, ठीक है। इट डिक्रीज फंड एज वेल एज प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, ये फंड को भी डिक्रीज करता है और प्रॉफिट को भी डिक्रीज करता है। इट में डिक्रीज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम कर सकता है, ठीक है। एंड इट डिक्रीज प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं वो प्रॉफिट करंट ईयर का कम कर सकते हैं। कैसे कम कर सकते हैं, देखो खर्चे जब ज्यादा होंगे तो प्रॉफिट जाहिर सी बात है कम होगा, ठीक है। सो जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो 1 साल के अंदर होते हैं, तो जो उस साल का प्रॉफिट निकल के आएगा उसमें शायद हो सकता है कि प्रॉफिट कम हो जाए, ठीक है। इट शोन ऑन एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, अभी हमने देखा था कि जो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं वो कहाँ आते हैं, एसेट साइड आते हैं बैलेंस शीट में, एंड जो हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं वो एक्सपेंस में आते हैं रेवेन्यू अकाउंट में, ठीक है। देन नेक्स्ट है 9th एग्जांपल ले लेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर का एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। क्या एग्जांपल हो जाएगा, जैसे गुडविल है, प्लांट मशीनरी, लैंड बिल्डिंग, फर्नीचर फिक्सचर, रेलवे एंड साइडिंग्स, ये क्या होते हैं, ये सारे हमारे फिक्स्ड एसेट होते हैं, लॉन्ग टर्म एसेट होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि अगर बिजनेस फर्म है उसने एक मशीनरी खरीद ली, ठीक है, अगर उसने मशीनरी खरीदी है अकाउंटिंग ईयर 2020 में, ठीक है, 2020 में खरीदी, अब ऐसा तो नहीं है कि वो मशीनरी अगले साल जाके खराब हो जाएगी और अगले साल फिर से वो मशीनरी परचेज करनी पड़ेगी 21 में, ऐसा नहीं है ना। सो क्यों नहीं है, क्योंकि ये बहुत लॉन्ग टर्म के लिए होती है, ह्यूज अमाउंट इस पे लगाया जाता है इसको परचेज करने के लिए, ठीक है। तो जो भी फिक्स्ड एसेट होते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, तो वो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर में आ जाएंगे। अब
अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के क्या हो जाएंगे, परचेज ऑफ गुड्स, वेजेस, सैलरीज, लीगल फीस, रेंट, इंश्योरेंस, कैरेज, इंटरेस्ट, सेलिंग एक्सपेंस, कमीशन, ये सारी चीजें जो है ये क्या की जाती है 1 ईयर के अंदर अंदर पे की जाती है। जैसे परचेज ऑफ गुड्स आप आज परचेज किए, कल उसका प्रोडक्शन हुआ, परसों फिनिश गुड बना एंड उसको सेल कर दिया, ठीक है। वेजेस जो है वो मंथली दिए जाते हैं एंड सैलरीज भी मंथली दी जाती है, ठीक है। सो ये सारी चीजें जो है ये क्या होंगी, ये 1 ईयर के अंदर अंदर होंगी एंड इस पे बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट नहीं एक्सपैंड करना पड़ता है। सो इसमें जो आ जाएंगी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में वो हमारी ये सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है। सो आई होप अब तो आप लोगों को दोनों चीजों में बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि क्या हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। बस एक चीज आपको ध्यान रखनी, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर शॉर्ट टर्म के लिए, उसी से आपको सारी चीजें याद आ जाएंगी, ठीक है। सो ये हो गया हमारा रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब देख लेते हैं एक पॉइंट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? Deferred revenue expenditure is that revenue expenditure which is carried forward on the presumption that it will benefit over subsequent period। एक ऐसा एक्सपेंडिचर जिसको हम क्या करते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं, ठीक है, आगे बढ़ा देते हैं और उसमें ये पहले से एज्यूम कर देते हैं, ये एजम्पशन बना लेते हैं कि ये हमें आने वाले कुछ टाइम पीरियड में बेनिफिट देगा, ठीक है। Deferred revenue expenditure is that part of expenditure for which payment has been made or a liability incurred but which is carried forward on presumption that it will benefit over subsequent period or time, ठीक है। सो यहाँ पर क्या बोला है कि एक ऐसा एक्सपेंडिचर जो कोई भी बिजनेस फर्म करती है उसमें क्या होता है, लाइबिलिटी भी अराइज होती है, पेमेंट भी की जाती है, बट उसका जो बेनिफिट होता है वो उस पीरियड में, उस ईयर में नहीं मिलता है, उसका क्या होता है थोड़ा सा आगे जाके मिलता है, ठीक है। अब आगे जाके मतलब क्या होगा, जो हमारे यहाँ पर देख लो, ये चीज क्लियर कर लो दैट जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं वो हमारे मीडियम टर्म बेनिफिट्स में आते हैं। अभी तीनों में मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी, देन समझ आ जाएगा। द डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैज मीडियम टर्म बेनिफिट मे बी 3 to 4 years, therefore cost of expenditure is divided in say 3, 4, 5 years। यहाँ पर क्या बोला है कि जो हमारे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उनको हम कह सकते हैं कि वो हमारे मीडियम टर्म बेनिफिट्स है। मीडियम टर्म बेनिफिट्स मतलब कि सबसे पहले आ जाएगा हमारा रेवेन्यू, ठीक है, रेवेन्यू एंड देन डेफर्ड रेवेन्यू, ठीक है, डेफर्ड रेवेन्यू, उसके बाद आ जाएगा कैपिटल, ठीक। अब यहाँ पर देखो, अगर टाइम पीरियड से देखते हो देन रेवेन्यू में हमारा कितना होता है 1 ईयर, ठीक है, और डेफर्ड रेवेन्यू क्या है उसमें 3, 4, 5 इयर्स हो सकता है, ठीक है, बट कैपिटल में क्या है 10 to 15 इयर्स होता है, ठीक। यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा रेवेन्यू है वो शॉर्ट टर्म पीरियड है, डेफर्ड रेवेन्यू मीडियम टर्म है एंड कैपिटल रेवेन्यू लॉन्ग टर्म है, ठीक है। सो डेफर्ड रेवेन्यू ये है कि भाई आपने इस साल जो खर्चा किया फिर उसको अगले साल जो खर्चा किया, तो मतलब 3-4 साल का डिवाइड होके वो आगे के सालों में उसका बेनिफिट मिलता है, बट ज्यादा टाइम के लिए नहीं मिलता है, ठीक है। ज्यादा टाइम के लिए किसमें मिलता है, कैपिटल में मिलता है, ठीक। सो तीनों चीजें क्लियर हो गई। रेवेन्यू जो है वो 1 ईयर के लिए होता है, जो चीजें 1 ईयर के अंदर हो रही। अब देखो, आपको कोई सा भी एग्जाम्पल दे दिया जाए, आपको दिमाग लगा के ये सोचना है कि ये जो एक्सपेंडिचर है इसका बेनिफिट किसी भी बिजनेस फर्म को 1 ईयर के अंदर अंदर मिलेगा, 1 ईयर से ज्यादा मिलेगा, 3 से 4 या 5 साल तक मिलेगा, या फिर 10 से 15 साल में जाके मिलेगा। तो उस हिसाब से आप उसको टेस्ट कर सकते हो कि ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा बिल्कुल। सो आज की वीडियो थी हमारी कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से रिलेटेड। इसमें हमने देखा कि हमारा इंट्रोडक्शन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है कैपिटल रेवेन्यू की, कि किस तरीके से हम चेक करते हैं, ठीक है। सो बहुत सारे पॉइंट्स है जिससे आप चेक कर सकते हो कैपिटल एंड रेवेन्यू। देन एक्सपेंडिचर क्या होता है उसका मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए। सिंपल वे में हम कह सकते हैं खर्चा, ठीक है, जो भी खर्चा कर रही है बिजनेस फर्म वो हो जाएगा एक्सपेंडिचर। देन कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है एंड देन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एंड देन दोनों में डिफरेंस देखा हमने, क्या डिफरेंस है, एंड उसके बाद एक पॉइंट है हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, वो हमने देखा, ठीक है। सो ये सारी चीजें आई होप आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। देन नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीट्स के बारे में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।